संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 28 सितंबर है। आज के समाचार लेकर के आप मन के सामने प्रस्तुत हुए हैं। अगर हमारी पहल जो लगातार कई दिन ले चलत आते पसंद आत वही तो लाइक के बटन ला दबाए झन भुलाई है, काबर की वही है हमार उत्साह ला जो है बढ़ात रहते। हिंदी में आता हूँ और अब आज के समाचारों को शुरू करता हूँ। आज के समाचारों में जाने से पहले मैं याद करना चाहूँगा शहीद आजम भगत सिंह जी को। आज उनका जन्म दिवस है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में जिन दो शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनमें भगत सिंह जी हैं और महात्मा गांधी हैं। कई बार इस तरह की विचारधारा बना दी गई है आपके हमारे मन में कि भगत सिंह और महात्मा गांधी दो अलग ध्रुव हैं, दो अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन यदि आप करीब से भगत सिंह जी को भी पढ़ें समझें तो आपको पता चलेगा भगत सिंह जी भी गांधी जी की तरह पूरी तरह से देशभक्ति में लीन, उसी तरह का जज्बा, उसी तरह के संघर्ष की क्षमता, और गांधी जी की तरह वो भी संघर्ष करने के लिए अपने आप को झोंकने में यकीन रखते थे। किसी नाम का सहारा नहीं लेते थे, किसी संगठन का सहारा नहीं लेते थे। आपको और हमको भगत सिंह सिर्फ उतना ही पता जानकारी मिल पाती है, उनके बारे में उतना ही जान पाते जितना सोशल मीडिया से पता चल पाता है। मेरा मानना है कि आपको उन पर लिखी हुई किताबें पढ़नी चाहिए। भगत सिंह जी की जेल डायरी यदि आप पढ़ सकें, उसके कुछ अंश कुछ हिस्से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको भगत सिंह जी को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। भगत सिंह जी जो आज की बुराइयां हैं समाज में, जो बहुत बुरी तरह से बैठ गई हैं, घुस गई हैं, उन सब से कहीं ऊपर हट करके सोचते थे। आपकी और हमारी उम्र तक आते आते भगत सिंह जी ने जो मुकाम हासिल कर लिया है वो कभी भी दुनिया का कोई व्यक्ति हासिल नहीं कर पाएगा। भगत सिंह जी इन सभी विचारों में बहुत महत्व देते थे अपने आप को पहचानने को, धर्म जाति के बंधनों से मुक्त होकर के। ये जो आजकल चल रहा है ना, इन सब से कहीं परे थे भगत सिंह जी। तो आपको भगत सिंह जी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अंधविश्वास रूढ़िवादिताओं के बंधन से जकड़े रहकर आज़ादी नहीं मिल पाएगी, ये भगत सिंह जी का मानना था। उनके बलिदान को ऐसे व्यर्थ ना जाने दीजिए और आज भगत सिंह जी को जरूर याद रखें। अब बात करते हैं आज के समाचारों के पहले समाचार की। नंदिनी लाइमस्टोन माइन, नंदिनी लाइमस्टोन माइन जिला दुर्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण एक माइन क्षेत्र है, या यूं कहें कि ऐसा संसाधन क्षेत्र है जो कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए काफी दिन तक सक्रिय रहा, काम करता रहा। इस माइन की ओपनिंग 1959 में हुई थी और तब से लेकर लगातार भिलाई स्टील प्लांट के लिए लाइमस्टोन की पूर्ति करता रहा था। लाइमस्टोन स्टील प्रोड्यूसर जो कंपनी होती है, उनके ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग होने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज होता है। इस खनिज की आपूर्ति 2015 तक चलती रही और इसके बाद इस खनिज की आपूर्ति करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट दूसरे राज्यों की तरफ देखने लगी। नंदिनी माइन एक तरह से साइड कर दी गई, किनारे कर दी गई, लेकिन अब इसका दोबारा से उत्खनन शुरू होने वाला है। उत्खनन अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाला है और इसलिए नंदिनी माइन एक बार फिर से चर्चा में है। इससे जुड़े हुए जो फैक्ट आपको जान लेने चाहिए वो यहाँ मैं सार में बता दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में तो आपको और डिटेल मिल जाएगी, लेकिन जो आपको जरूर जानना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। नंदिनी लाइमस्टोन माइन एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन माइन है और दुनिया में यूक्रेन के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी लाइमस्टोन की खदान है। अगर इस खदान के बारे में समझें तो इस खदान का माइनिंग एरिया 5 to 6.24 हेक्टेयर है, जो कि इसे बनाता है एशिया की सबसे बड़ी माइन। इसका ओपन एरिया यानी कि जहां खुली खदान मौजूद है वो लगभग 1.2 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी इस तरह की माइन है। जैसलमेर की माइन को दूसरी बड़ी माइन कहा जाता है भारत की लाइमस्टोन के संदर्भ में, लेकिन वो कुल 1 किलोमीटर का भी ओपन माइन एरिया नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि नंदिनी माइन कितनी जरूरी हो जाती है। बहरहाल इस माइन की उत्पादन क्षमता अभी भी 100 मिलियन टन की है और इससे लगभग 50 वर्ष तक आगे और बीएसपी के लिए आपूर्ति हो सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो ये प्लांट है, ये संस्था है, उसने तय किया है कि यहाँ से उत्पादन फिर से किया जाएगा। हमें कुछ चीजें और जान लेनी चाहिए कि ये जो लाइमस्टोन माइन है, इसमें से प्राप्त होने वाला जो लाइमस्टोन है उसमें सिलिका की मात्रा 4.5% तक होती है, कुछ कुछ जगह 6% तक। जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होती है उतना ही अशुद्ध हो जाता है या उतना ही खराब हो जाता है लाइमस्टोन,
इसलिए कम से कम सिलिका की मात्रा वाले लाइमस्टोन माइन को अच्छा माना जाता है। इस संदर्भ में भी नंदिनी माइन जो है वो खरी उतरते हुए दिखाई दे रही है। तो भाई 1959 से शुरू हुए इस माइन 2015 में एक बार बंद हुए इस माइन को वापस से शुरू किया जाएगा अप्रैल 2021 से। ये सारा का सारा डाटा आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। मैन पार्ट बात हो रही है जिला सरगुजा की। अब यहाँ चंदन के वृक्ष लगाए जाएंगे, यानी चंदन का उत्पादन मैन पार्ट में भी हो सकेगा। आप सब जानते ही हैं कि चंदन के उत्पादन के लिए कर्नाटक राज्य को बहुत जाना जाता है, और इसीलिए कर्नाटक का ही जो रिसर्च केंद्र है, या हम यूं कहें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसकी सहायता से, चूंकि वातावरण कुछ कुछ वैसा ही है जैसा बेंगलुरु या कर्नाटक क्षेत्र का है, उस तरह के वातावरण होने के कारण मैनपाट में भी अब चंदन की रोपाई या चंदन को लगाना शुरू किया जा रहा है। शुरुआती चरण में इसे तो 1.5 एकड़ में ही तैयार किया जा रहा है और बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके पौधे तैयार किए जा रहे हैं और ग्रामीणों में बांटा भी जाएगा, ताकि चंदन व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र बन सके मैनपाट यानी जिला सरगुजा। हमको कुछ और फैक्ट जान लेने की जरूरत है। 10 वर्ष में चंदन का वृक्ष तैयार हो जाता है और उससे फिर उत्पाद लगातार साल दर साल मिलता रहता है। वैसे चंदन के बारे में ये एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 16 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं चंदन की पूरी दुनिया भर में, और इसके लिए जो कर्नाटक राज्य है वो सबसे ज्यादा विख्यात है। लेकिन अब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी जाना जाएगा। और भी एक आध जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देश में चंदन की कुल खपत 8000 टन है, यानी अलग अलग कारणों से, फिर चाहे वो पूजा संबंधी कार्य हो या अन्य किसी कार्य के लिए 8000 टन की खपत लगती है देश को, जबकि हम उत्पादन कर पाते हैं केवल 100 टन। तो भाई जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी उपज हो और उत्पादन में इजाफा हो सके, वृद्धि हो सके। वैसे चंदन के पौधे के बारे में बात करते हुए आप ये भी जानिए कि चंदन का जो वृक्ष होता है, चंदन का जो पादप होता है, वो अर्ध परजीवी टाइप का होता है, यानी उसके लिए आवश्यक पोषण जितना हम उसको प्रोवाइड करते हैं, हम प्रदान करते हैं, उसके अलावा उसे प्रकृति से या उसके आसपास के अन्य पौधों से भी पोषण लेने की जरूरत पड़ती है। वो अपने पोषण के लिए आसपास के लगे हुए और पादपों पर और वृक्षों पर और पौधों पर निर्भर रहता है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए जहां चंदन के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, उसके आसपास अरहर की बुआई की जा रही है, ताकि चंदन के उस वृक्ष को अरहर से आवश्यक मिनरल्स मिलते रह सके, आवश्यक जो पदार्थ हैं वो मिलते रह सके। इसके अलावा चंदन की खेती जहां भी की जाती है उसके साथ साथ नीम लगाया जा सकता है, या सहजन जिसे मुनगा कहते हैं वो लगाया जा सकता है। तो ये जानकारी थी मैनपाट में होने वाले चंदन उत्पादन की। एक और ऐसा समाचार जो कि आपको जरूर जानना चाहिए था। फिर बात करते हैं बांस खरीदी पर लेकर। बांस खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने एक नियम, एक गाइडलाइन जारी की है जो आपको जाननी चाहिए। गाइडलाइन है कि अब छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग विभाग, फिर चाहे वो कृषि विभाग हो, उद्यानिकी विभाग हो या वन विभाग हो, ये सभी अब बांस के पौधों की खरीदी के लिए राज्य से बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। आमतौर पर राष्ट्रीय बांस मिशन, जो भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत बांसों को लगाना है, उसका संवर्धन करना है और उसके उत्पादन में वृद्धि करनी, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जगह जगह पर बार बार बांस के पौधे रोपे जाते हैं या बांस को रोपा जाता है। बांस वैसे घास होती है, पौधा नहीं कहना चाहिए हमें से, तो वो रोपा जाता है या उसको तैयार किया जाता है। इसके लिए हम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से जाकर के बांस के जो पादप हैं वो लेकर के आया करते थे। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये सारा कार्य निर्धारित कर दिया है एक स्थान पर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। इसे ही अब बांस के पादप तैयार करने का काम दे दिया गया है और सारे विभागों को यहीं से खरीद करनी होगी, ये निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बांस की 5 प्रजातियों को लेकर, वैसे तो छत्तीसगढ़ में लगभग 10 प्रकार की प्रजातियों की जानकारी मिलती है, लेकिन खास तौर पर 5 प्रजातियों को लेकर शोध चल रहे हैं, जिसको और बेहतर बनाने का प्रयास इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। अब यही बांस की प्रजाति बाकी सभी जगह रोपी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बांस वैसे तो ओरिजिनली छत्तीसगढ़ की नहीं है, हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश से बांस ला करके रोपी गई थी और फिर बांस का बड़ा स्तर पर उत्पादन छत्तीसगढ़ में होने लगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। अगली जो न्यूज है वो धान खरीद राशि से लेकर है। धान खरीद राशि की अगर बात करें या धान खरीद के लिए आई हुई रकम की बात करें, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इस रकम में छत्तीसगढ़ को 9000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आपको पता ही है कि केंद्रीय पुल में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है, जो कि अब
अपने धान को केंद्र सरकार को बेचने वाला है? पहले नंबर पर कौन है, ये मैं आपको न्यूज में पहले बता चुका हूं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं और ये बड़ा दुखद है कि आप न्यूज सुनते हैं लेकिन खुद इतने जागरूक नहीं है कि आपको उसका उत्तर पता हो, और फिर आप कमेंट करने की जरूरत भी नहीं समझते। तो उम्मीद है कमेंट आप करेंगे और बताएंगे कि सबसे ज्यादा केंद्रीय पूल में कौन सा राज्य चावल को बेच रहा है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, ये आपको जानना चाहिए, और कितना छत्तीसगढ़ बेच रहा है ये भी बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ जितना भी अपने चावल को बेच रहा है उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा पहली जो किस्त है वो घोषित कर दी गई है और 9,000 करोड़ रुपए की राशि राज्य को प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जगदलपुर की। जगदलपुर हाईटेक लाइब्रेरी, हम इसके बारे में भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लाला जगदलपुरी के नाम पर इसे रखा जाएगा, यह प्रस्ताव बनाया गया है या ये नाम पहले ही दिया जा चुका है। इस लाइब्रेरी के बारे में बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है और अपने किस्म की प्रदेश की सबसे पहले शुरू होने वाली सबसे हाईटेक लाइब्रेरी में से ये पहली होने वाली है, क्योंकि अभी तक बिलासपुर की लाइब्रेरी का बनना बाकी है। इसलिए जगदलपुर की लाइब्रेरी जो है वो प्रदेश की फर्स्ट हाईटेक लाइब्रेरी के रूप में जानी जाएगी। आप रायपुर से कंपेयर ना करें, क्योंकि रायपुर की लाइब्रेरी के अलावा यहाँ और भी कई चीजें मौजूद हैं। ये समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है, फिर चाहे वो बच्चे हों, किशोर वय उम्र के लोग हों, वयस्क हों या बुजुर्ग हों, इन सभी को ध्यान में रख करके इस लाइब्रेरी को तैयार किया गया है। 3 मंजिला ये लाइब्रेरी होगी जहां पढ़ने के संसाधन के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी और खेलों की व्यवस्था भी की गई है। चेस कैरम जैसे खेल बुजुर्ग जो है वो यहाँ जा करके अपने समय बिताने के लिए खेल सकेंगे। तो ये लाइब्रेरी आप जरूर जाने। 3 मंजिला भवन, प्रदेश का फर्स्ट हाईटेक वाचनालय के रूप में ये जाना जाएगा। फिर बात करते हैं 2 दुखद समाचारों की। छत्तीसगढ़ को कल के दिन 2 बहुत महत्वपूर्ण नुकसान हुए, 2 बड़े नाम का नुकसान छत्तीसगढ़ को कल देखना पड़ा। ये दोनों नुकसान रंगकर्म क्षेत्र से हुए हैं, यानी कला मंच क्षेत्र से हुए हैं। 2 रंगकर्मियों का निधन हुआ और ये दोनों दुखद घटना थी। पहला नाम है अजय आटले जी। अजय आटले, जिन्हें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के लोग भाऊ के नाम से भी जानते थे, ये इप्टा नाट्य संस्था से जुड़े हुए थे और रायगढ़ की रंगमंच की आप इसे मुख्य धारा समझ सकते हैं। और इनका निधन जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसी क्षति होगा जो शायद अब पूरा नहीं किया जा सके। इन्हीं के नेतृत्व में इप्टा के बड़े बड़े नाटकों का मंचन रायगढ़ में हो सका। फिर चाहे वो बड़े बड़े कलाकारों को बुलाना हो रायगढ़, ये सब करने में माहिर थे अजय जी। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण शख्सियत की, सत्यजीत भट्टाचार्य। सत्यजीत भट्टाचार्य जो कि बापी के नाम से प्रसिद्ध थे, बस्तर के रंगकर्मी, इनका भी निधन हो गया कल। दोनों का निधन, अब ये चीज एक रोचक फैक्ट निकल करके आ सकती है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के माटी के बनकर रह गए, लेकिन अगर देखा जाए तो अजय आटले जी महाराष्ट्रियन थे और सत्यजीत भट्टाचार्य बंगाली थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ को हम मिनी भारत कह दे तो गलत नहीं लगता। अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ आकर के यहीं के होकर रह जाते हैं और यहाँ के मिट्टी को जो कुछ उन्होंने दिया वो हमेशा यादगार रह जाएगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, कीड़ा पंडुम। कीड़ा पंडुम बस्तर की एक ऐसी लोक परंपरा है जो बड़ी रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बस्तर की कह रहा हूं, इसका मतलब बस्तर पूरे संभाग में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। खासतौर पर अभी जिस समाचार को कवर किया गया है वो दंतेवाड़ा से रिलेटेड है, तो आप इसलिए बस्तर संभाग की परंपरा और जिला दंतेवाड़ा समझ सकते हैं। जिला दंतेवाड़ा के जो लोग हैं वो कीड़ा पंडुम के लिए अभी इकट्ठा हुए। आसपास के 12-14 गांव हैं जो एक साथ इकट्ठा होकर के ये पर्व सेलिब्रेट किए। इस पर्व में अपने फसलों को कीटों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। कीड़ों को कुछ जो होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, उन्हें एकत्रित कर लिया जाता है पत्तों में और फिर उसे बांस के एक बाम्बू में या बांस के एक पोपल में, जो कि कच्चे बांस का होता है, ताजे बांस का, उसे खोखला करके बनाया जाता है, उसके भीतर डाल दिया जाता है, उसकी पूजा वगैरह की जाती है और फिर गांव के बाहर ले जाकर के उसे छोड़ दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है बल्कि इसमें बलि देने की परंपरा भी होती है। बलि दी जाती है 3 जीवों की, सूअर की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। 3-3 की संख्या में इनको ले जाया जाता है, जिसमें से 2 वहीं मार करके प्रसाद बना दिया जाता है और एक को जंगल को भेंट चढ़ा दिया जाता है। यानी एक सूअर, एक बकरा और एक मुर्गा वहीं जंगल के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता है। ऐसा मानना है आदिवासी समाज का कि भाई ऐसा करने से उनकी फसल कीटों से बचे रह सकेंगे। तो ये एक अनोखी परंपरा है, थोड़ी सी महंगी जरूर है लेकिन
फसलों के खराब होने से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं होता है, और ये आप किसान आंदोलन से समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। डॉक्टर रत्ना नशीने जी को समझिए। डॉक्टर रत्ना नशीने जी उन शख्सियत में रही जिनको इस वर्ष डॉक्टर कलाम अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे और लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ अंचल के नारायणपुर से इनका संबंध है, इसलिए हमें इनको जानना चाहिए। कुपोषण मुक्ति की दिशा में किए गए कार्य के लिए उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ है, और ये कृषि महाविद्यालय नारायणपुर की शख्सियत हैं या वहां से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रत्ना नशीने जी, याद करेंगे नाम। फिर बात करते हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद पुलिस, वैसे पुलिस राज्य सूची का विषय होता है, यानी पुलिस स्टेट के अंडर आती है, लेकिन ये जो संस्था है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है या केंद्र के अधीन संस्था है। ये संस्था अलग अलग राज्यों में मौजूद पुलिस वालों के बिहेवियर, उनके कार्य आदि का अध्ययन करती है, उनके विकास आदि के लिए सुझाव देती है। इसने अभी हाल फिलहाल में एक पुस्तिका जारी की जिसमें बताया गया कि कोरोना काल में ये जो लॉकडाउन चला उसमें पुलिस किस तरह से सेवा कार्य में सामने आई। बहुत सारे और लोगों का नाम इसमें छपा है इस किताब में, लेकिन छत्तीसगढ़ की 8 शख्सियत को इसमें स्थान दिया गया। 8 छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए जो कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय लोगों के लिए मददगार साबित हुए। इन सभी नामों को यहाँ लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए पीडीएफ में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या कहा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन देखिएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट बात भी हो सकेगी। नंबर वही है, आप व्हाट्सएप में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। हाथियों की मौत संबंधी एक रिपोर्ट है जो कि आज प्रकाशित हुई, और ये रिपोर्ट बड़ी छत्तीसगढ़ को एक बड़ी चिंता की तरफ लेकर के जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि राज्य निर्माण से अब तक, यानी सन 2000 से लेकर अब तक राज्य में 164 हाथी जो है, 164 हाथी मारे जा चुके हैं। जितने हाथी मारे जा चुके हैं उनमें से 47 हाथी या अप्रोक्सीमेट 29% अगर हम ले लें तो उन हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। अब इसके लिए विद्युत व्यवस्था को आप दोष दे सकते हैं या उन लोगों को दोष दे सकते हैं जो अवैध रूप से कनेक्शन लेते हैं और इसके कारण इन हाथियों को इसका शिकार होना पड़ता है। वैसे जो भी हो, छत्तीसगढ़ के लिए ये अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। वैसे एक जानकारी इसमें और थी कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 240 हाथी विचरण कर रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ के सभी वन क्षेत्रों को अगर मिला दिया जाए तो अभी भी हमारे पास 240 हाथी हैं जिनका संरक्षण किया जा सकता है और मानव और हाथी के बीच होने वाले संघर्ष को कम किया जा सकता है। इसी में मिली जानकारी के अनुसार पता चलता है कि सरगुजा रेंज में अभी सबसे ज्यादा हाथी यानी 114 हाथी पाए जा रहे हैं, और इसके अलावा बिलासपुर रेंज में लगभग 107 हाथी है। इसके बाद रायपुर और बाकी के जो रेंज है वहां बाकी की संख्या पूरी की जाएगी। तो भाई ये हाथियों के बारे में एक रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज और आपसे शेयर करनी थी। इस साल अभी शिक्षा का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई एक माध्यम बनी हुई है। ऐसा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ। जिनको भी इस प्रयास से जुड़ना है वो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क करेंगे, नंबर के बारे में अभी जानकारी दिया। और अभी मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास पूरा का पूरा समाप्त कर चुका हूँ। जिनको वो सभी वीडियो जिनकी संख्या 50 से ज्यादा है वो लेनी हो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। महज 1000 रुपए की फीस पर वो सारे के सारे 50 से अधिक वीडियो आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसमें आप डिटेल में छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे मेरे अंदाज में। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। हम बात करते हैं पंचधारा जलप्रपात की। पंचधारा जलप्रपात जिला सरगुजा का है, और अगर देखें तो नानद माली नाम का जो गांव है या जो क्षेत्र है वहां ये जलप्रपात स्थित है। सरगुजा अंचल के एक बहुत खूबसूरत जलप्रपात के रूप में से माना जाता है। इसके अलावा सरगुजा का ही सतमहला जो भवन है उसके बारे में भी आज समाचार पत्र में कवर किया था। सरगुजा का सतमहला कचला बदवाही क्षेत्र में स्थित है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये सारी न्यूज इसलिए आई क्योंकि कल विश्व पर्यटन दिवस था और हर जिले ने अपने अपने यहाँ पर्यटन के जगहों को अपने जिले के जो अखबार हैं उनमें प्रकाशित करवाया था। अब बात करते हैं शंकर गुहा नियोगी साहब की। ये न्यूज बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शंकर गुहा नियोगी साहब छत्तीसगढ़ के लिए वो नाम जो छत्तीसगढ़ के ना होकर के भी छत्तीसगढ़ के पूरी तरह से होकर रहे। जलपाईगुड़ी के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ आगमन इनका 1960 से 1970 के बीच में हुआ और फिर यहाँ आकर के भिलाई स्टील प्लांट में एक कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। काम की तलाश में आए थे। ये वो दौर था जब भारत बड़ी तेजी से बदल रहा था। उद्योगों की तरफ ही हर व्यक्ति देखता था और उद्योग अधिक से अधिक उत्पादन के चक्कर में श्रमिकों को भूल रहे थे।
इनका असली नाम धीरेश था। शंकर गुहा नियोगी साहब जब यहाँ आए, यहाँ श्रमिकों के साथ रहे और उनके परेशानियों को देखा, समझा कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इन्होंने श्रमिकों का संगठन बनाने का सोचा। इससे पहले तक कभी कोई बड़ा संगठन भिलाई स्टील प्लांट के भीतर नहीं बन सका था। धीरेश ही थे या शंकर गुहा नियोगी साहब ही थे जिनके नेतृत्व में एक संगठन बना और उस संगठन ने भिलाई स्टील प्लांट की पहली हड़ताल की। इससे पहले भिलाई स्टील प्लांट ने कभी हड़ताल को देखा भी नहीं था। सन था 1967, भिलाई स्टील प्लांट की सबसे बड़ी हड़ताल हुई। ये हड़ताल आप समझ सकते हैं इतनी कामयाब निकली कि श्रमिकों की हर मांग भिलाई स्टील प्लांट को माननी पड़ी थी। श्रमिकों की दशा में सुधार हुआ, काम की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा शंकर गुहा नियोगी साहब को। उन्हें काम से निकाल दिया गया। शंकर गुहा नियोगी साहब इसके बाद छत्तीसगढ़ के और बाकी जगहों में घूम घूम कर श्रमिकों को जागरूक करते रहे। 1970 के बाद के दौर में वो वापस लौट करके आए, फिर एक बार भिलाई। सन था 1971, दल्ली राजहरा के क्षेत्र में, तब दल्ली राजहरा वो क्षेत्र या वो खदान हुआ करती थी जहां से अगेन भिलाई स्टील प्लांट को उत्खनन में स्टील प्राप्त हुआ, आयरन ओर प्राप्त हुआ करते थे, आयरन अयस्क प्राप्त हुआ करते थे। अब वहां के श्रमिकों की स्थिति को इन्होंने देखा, समझा। दिन भर की मजदूरी के बाद महज 2 रुपए जो उनको प्राप्त होते थे, वो वहीं काम करने लगे। सब जानते थे कि ये व्यक्ति श्रमिकों को आंदोलित कर सकता है। इसके बाद भी उन्हें काम पर रखा गया और इसके बाद उन्होंने फिर वही किया, श्रमिकों को लेकर के एक संगठन बनाया। 1977 छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ का गठन हुआ, जो अब तक के लिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मजदूर संगठन था। इस संगठन के नेतृत्व में दल्ली राजहरा में एक बार फिर से मजदूरों की हड़ताल हुई। हड़ताल इतनी कामयाब थी कि फिर एक बार सफल हुई। मजदूरों को उनका हक मिला और हर मजदूर एक अच्छे वेतनमान के साथ सम्मानीय तरीके से रखा गया। ये नाम अब पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुका था, पूरे छत्तीसगढ़ में पहचाना जाने लगा था। वैसे शंकर गुहा नियोगी साहब को आप इसलिए भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ को एक राज्य बनाने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था। बहरहाल उद्योगपतियों के साथ उनका यह संघर्ष 1990 आते आते तक बहुत तेजी से चलता गया। उद्योगपति इनसे परेशान रहते थे क्योंकि ये व्यक्ति श्रमिकों को जिस तरीके से जागृत करते थे, हमेशा उद्योगपतियों की हार होती थी और उन्हें पीछे हटना पड़ता था। उन्हें मजदूरों की मांग माननी पड़ती थी। लेकिन फिर वही हुआ जो एक मजदूर नेता के साथ अक्सर हो जाता है। एक प्लानिंग की गई इनको मारने की। दिन आज ही का था, 28 सितंबर, सुबह के 4 बजे थे। एक छोटा सा घर, एक छोटा सा कमरा जिसमें ये रहते थे, खिड़की की दीवार से सटी हुई हिस्से से या एक छेद से इन्हें गोली मार दी गई। गोली मारने वाले की तलाश शुरू हुई। एक मल्लाह इस अपराध में गिरफ्तार हुआ, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के इस एक गिरफ्तारी के अलावा न तो किसी बड़े उद्योगपति का नाम सामने आ सका, न किसी और ऐसे अभिजाति वर्ग, बड़े वर्ग का नाम सामने आ सका जो इसका असली जिम्मेदार है। अभी भी छत्तीसगढ़ के जेल में वो मल्लाह सजा काट रहा है, बिना ये जानकारी दिए, बिना ये बताए कि ये हत्या करने का काम उसे किसने दिया था। और आपके और हमारे बीच से ये मजदूर नेता हमेशा के लिए चले गए। शंकर गुहा नियोगी साहब को आज आप जरूर याद रखें, मजदूरों के इस संगठन को जरूर याद रखें। आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। उम्मीद है आपको सारा समाचार पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो पता ही है आपको, लाइक का बटन दबाइएगा, मेरा उत्साह बढ़ाते चलिएगा। मुलाकात करते हैं हम कल के न्यूज़ वीडियो में। अच्छा, मैं 1 अक्टूबर को टेस्ट लेने वाला हूं। 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के सभी समाचारों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मुलाकात करते हैं।